भारत में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। उसे गौ माता कहते हैं, उसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उसमें करोड़ों देवी देवताओं का वास है और कई तरह के कर्म कांड में भी गौमूत्र और गोबर का प्रयोग सामान्य बात है। गाय को मारना या बीफ खाना हिंदू कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा गलत माना जाता है। अधिकतर लोग तो बीफ खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, भले वो दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो। लेकिन आज की तारीख में इन्हीं जानवरों की स्थिति बहुत ही खराब है। उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है जिन्हें सुनकर गाय और जानवरों से प्रेम करने वाले लोगों के होश उड़ जाएंगे। रियलिटी ये है कि गाय और भैंस की दर्दनाक स्थिति में और उनके मारे जाने में हम सबका हाथ है। हम सबने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बीफ और गौ हत्या का असली कारण क्या है और एग्जैक्टली क्या हो रहा है इन जानवरों के साथ और हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले ये समझते हैं कि सिचुएशन आखिर कितनी खराब है। भारत सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाले देशों में गिना जाता है। हम दुनिया में चौथे नंबर पे हैं दूसरे देशों में बीफ भेजने के लिए। यानी कि हम खुद बीफ खाएं ना खाएं, लेकिन हम जानवरों को काट के दूसरे देश में बीफ तो भेजते ही हैं। पूरी दुनिया में लगभग 3.25 करोड़ भैंसें मारी जाती है और इसका 40% से ज्यादा यानी कि 1 करोड़ 16 लाख भैंसें केवल भारत में मारी जाती है। भारत सरकार की एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट में कहें तो एपीडा, सभी फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को लाइसेंस देती है और यही एक रेड मीट मैनुअल भी पब्लिश करती है, जिसके अंदर जानवरों को एक्सपोर्ट को लेकर काफी सारे नियम और कायदे होते हैं। इसमें आपको शुरू में ही मिल जाएगा कि भारत भैंस का मांस एक्सपोर्ट करने में काफी आगे है और इनफैक्ट सबसे आगे है। हमारे मिनिस्टर्स का कहना है कि हम गाय बीफ नहीं भेजते, लेकिन हम काला बीफ यानी भैंस का मांस एक्सपोर्ट करने देते हैं। अभी मैंने भैंसों की बात करी, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में गायों को नहीं मारा जाता। भारत की हम स्थिति समझें तो कई राज्यों में गौ हत्या पर पूर्णतः बैन है। पूर्णतः बैन का मतलब ना ही वहाँ पर गाय मारी जा सकती है और ना ही गाय के बछड़े। और कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर गौ हत्या बैन है, मगर बुल और बुलॉक्स को एक सर्टिफिकेट के साथ वहाँ पर मारा जा सकता है। उसके बाद 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बुल एंड बुलॉक्स एंड काउ तीनों को एक सर्टिफिकेट के साथ मारा जा सकता है। इसके बाद बचता है नॉर्थ ईस्ट एंड केरला, जहां पर काउ स्लॉटर पर कोई भी बैन नहीं है। होता यह है कि जहां पर यह सब बैन है वहां से इन जानवरों को ऐसे राज्यों में पहुंचाया जाता है जहां पर यह सब बैन नहीं है। और आए दिन अखबारों में आप गो तस्करी की खबरें तो देखते ही होंगे, और कभी कभी तो ऐसी भी खबरें आती है कि भैंस का मांस बोलकर गाय के मांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है और बांग्लादेश में भी भारत से गायों की स्मगलिंग की जा रही है। यानी कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गाय और भैंस दोनों मारी जा रही है और जब तक भैंसें मरती रहेगी तब तक गाय भी मरती रहेगी, क्योंकि पूरा भारत सभी गायों को पालकर गौशालाओं में नहीं भेजने वाला है। तो इन्हीं सब का कारण क्या है, क्यों इतने जानवर इतनी संख्या में मारे जा रहे हैं? तो सच्चाई ये है कि भारत में गाय और भैंसों की हत्या का सबसे बड़ा कारण है डेयरी इंडस्ट्री। दूध और दूध से बना सामान, यानी आपका और मेरा दूध पीना और दूध से बने सामान का इस्तेमाल करना। बात सुनने में बहुत अजीब लग सकती है और आपके मन में भी ये ख्याल आएगा कि प्राचीन काल से ये संस्कृति का हिस्सा रहा है, पर आप खुले दिमाग से सुनिए और यकीन मानिए, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ये बात एकदम साफ हो जाएगी। तो देखते हैं बीफ के पीछे दूध का हाथ कैसे है। तो सुनिए, कहानी शुरू होती है बच्चे के पैदा होने के साथ। गाय भैंसों का दूध निकाला जाता है और उन्हीं से मुनाफा कमाया जाता है। अब डेयरी इंडस्ट्री के लिए दूध देने वाली गाय और भैंसें तो काम की है, लेकिन जो नर बच्चे हैं, चाहे वो गाय के हो या भैंस के हो, या जो बूढ़ी गाय और भैंसें हैं, वो तो डेयरी इंडस्ट्री के कभी किसी काम के नहीं है। जानवर दूध तभी देता है जब उन्हें बच्चा होता है। अब जो मादा बच्चे पैदा होते हैं यानी कि फीमेल, उन्हें तो रख लिया जाता है, लेकिन जो नर बच्चे पैदा होते हैं उनकी डेयरी इंडस्ट्री को कोई ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी बात, एक गाय एक उम्र तक ही बच्चे पैदा कर सकती है और जब उसकी उम्र हो जाती है, जब वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती या कम दूध देने लगती है, जब वह किसान पर बोझ बनने लगती है, तब वह गाय भैंस किसी भी काम की नहीं रह जाती। लेकिन किसान इन्हीं जानवरों से भी पैसा कमा सकते हैं, इन्हें बेचकर। यह गाय और भैंस सीधे जाती है कत्ल खानों में, जहां आज सिर्फ इन्हें मांस के लिए बेचा जाता है और इनकी स्किन से चमड़ा या लेदर भी बनाया जाता है। उसके बाद ये बीफ विदेशों में एक्सपोर्ट होता है और वहाँ ये और भी ज़्यादा दामों पर बेचा जाता है और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती है। यानी कि जो भी बीफ मार्केट में बेचा जा रहा है उसकी जड़ डेयरी इंडस्ट्री है। और अगर कोई इस प्रोसेस से हटकर आपको कुछ भी बताता है तो वो एक अधूरी जानकारी है। आज की तारीख में यही होता है। बीफ इंडस्ट्री के पीछे डेयरी इंडस्ट्री का हाथ है। इसके लिए अपन सरकार की उसी रेड मीट मैनुअल का सहारा लेते हैं। इसमें पहला चैप्टर है लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज का, और यहाँ ये साफ शब्दों में लिखा है कि जब जानवर दूध देने लायक नहीं रहता
तो उन्हें मांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ में पैदा होने वाले नर बच्चों को भी। ये रिपोर्ट देखिए, 2018 तक हमने दूध का उत्पादन 9 गुना बढ़ा दिया। पहले हम 2 करोड़ टन दूध पैदा करते थे और अब हम 18 करोड़ टन दूध पैदा करने लगे हैं। और इसी प्रकार 1960 से लेकर 2018 तक हमने बीफ का कारोबार भी 2.5 गुना बढ़ा दिया। यानी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। और कुछ ही समय पहले भारत की मिनिस्ट्री का एक ट्वीट देखा। इसमें बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में हम सफल रहे हैं जिसमें 90% चांस है फीमेल काफ होने के, यानी मादा बछड़ा होने के। और क्या ये ट्वीट देखकर ये बात साफ नहीं हो जाती कि नर बछड़े तो हमको चाहिए ही नहीं, ये डेयरी इंडस्ट्री पर सिर्फ एक बोझ है। और यही सुनकर आप मुझसे कहेंगे कि समस्या दूध में नहीं, समस्या हत्या में है। और आपके दिमाग में इस प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशन भी आ गए होंगे, प्लीज कमेंट करिए। अगर आपके दिमाग में ये आता है कि किसानों को, गायों को और बछड़ों को बूढ़े होने के बाद भी अपने पास ही रखना चाहिए, तो फिर ये उनका फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाता है। वो उन्हें पालते हैं अधिक से अधिक प्रॉफिट के लिए, लेकिन जो उनके काम ही नहीं आ रहा है और जो उनका खर्चा कर रहा है वो उनको अपने पास क्यों रखेंगे? क्योंकि ऐसा होने पर उनकी इनकम तो उतनी ही रहती है लेकिन उनके खर्चे बढ़ते जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में किसान के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं कि वो इस बच्चे को या तो बेच दे या फिर उसे खुला छोड़ दे। तो जाहिर सी बात है कि किसान उन सभी बच्चों को बेचना चुनता है, खासकर भैंस के बच्चों को। दूसरी बात, आप कहोगे कि सरकार को बीफ का एक्सपोर्ट ही बैन कर देना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन अभी की सिचुएशन तो ऐसी है कि अभी गाय और भैंसों को मारने वाले लोग तो बस सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सब अभी बैन हो भी गया तो ये सारे जानवर जाएंगे कहाँ? इस पर आप कहेंगे कि सरकार को नई गौशालाएं खोलनी चाहिए जहाँ पर इन सभी जानवरों को पनाह मिल सके। तो ये कुछ तस्वीरें हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। तो क्या इनमें आपको कहीं भी भैंस दिखाई दी? नहीं ना, सिर्फ यहाँ पर गाय है। और अब याद कीजिए, आखिरी बार आपने आवारा भैंस को गली में कब देखा था? शायद कभी नहीं। जिससे हमें ये पता लगता है कि भैंसों के कटने पर तो हमें मंजूरी है, गाय के लिए हम ये कह देते हैं कि गौ हत्या गलत है, इसे हमें रोकना चाहिए। लेकिन भैंसों के साथ तो ये हो ही रहा है, भैंसें तो दूध के लिए काटी जा ही रही है। इसका सोल्यूशन आप ये कहोगे कि अब भैंसों को भी गायों के साथ गौशालाओं में ले लिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 1 करोड़ से भी ज्यादा भैंसें हर साल मारी जाती हैं। तो सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो बीफ से होने वाले प्रॉफिट को छोड़ दें। और दूसरा, पहले साल 1 करोड़, अगले साल 2 करोड़ और उसके अगले साल 3 करोड़ भैंसों को सरकार बना दे। तो आप कहोगे कि भैंसों को रहने दो यार, भैंस से रहने दो और गायों को बचा लो क्योंकि माता तो गाय होती है। ये बहुत अजीब बात नहीं होगी कि 2 जानवर तबेले में एक साथ रहते हैं, दोनों को एक साथ व्यवहार किया जाता है, दोनों से दूध लिया जाता है, और जब टाइम आता है तो आप कहोगे कि गाय को छोड़ दो और भैंस को कटने के लिए छोड़ दो। तो ये कहाँ तक सही है कि एक का हमारे दूध के लिए मारा जाना और दूसरे का नहीं? तो हम इसके लिए तैयार है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा गौशाला तैयार करवाए, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है डेयरी प्रोडक्ट, उसके यूज पर तो हम बात करना ही नहीं चाहते। ये बात हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि दूध तो शाकाहारी है, दूध तो नेचुरल है, बाकी सब चीजें गड़बड़ हो सकती है लेकिन दूध अपनी जगह सही है। बात करते हैं मुद्दे की, गाय और इनके बच्चे सीधे कत्ल खाने तक नहीं पहुंच सकते। और भारत में कोई भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है कि साल दर साल बीफ के लिए इन सभी जानवरों को पाले। ऐसा भारत में नहीं होता है। दूध की डिमांड ही इन जानवरों को कत्ल खाने तक पहुंचाती है। तो अब आते हैं कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पे। तो वो यही निकलता है कि असलियत में दूध ही कारण है इस हिंसा का, और अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो पहला कदम डेयरी इंडस्ट्रीज को सुधारना होगा। ये नहीं कहता हूँ कि आप दूध पीना बंद कर दो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको ये जब भी आप दूध पीते हो या कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हो तो इसके पीछे का डार्क रियलिटी आपको मालूम होना चाहिए। और इस वीडियो को बनाने का ये मकसद मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि गौशाला, सरकार, NGO किसी भी काम की नहीं है। ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपको ये मालूम पड़ सके कि ये जो हिंसा हो रही है इसका सीधा कनेक्शन डेयरी इंडस्ट्रीज के साथ है। बहुत आसान है जीव हत्या के बारे में सोशल मीडिया पर आवाज उठाना, लेकिन उतना ही मुश्किल है चेंज लाना। साइनिंग ऑफ।